हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कैसे कर सकते हैं, या फिर आप बाकी क्लासेज में भी हैं, अन बोर्ड एग्ज़ाम्स में हैं, स्कूल एग्ज़ाम्स में हैं जो, तो उनके लिए भी ये सेम मेथड सेम टिप्स आपकी काम आने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बोल देता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। अब देखो, यहाँ पर जो है ना बहुत सारे, पहले तो आपके ख्यालात बता देता हूँ, आप क्या सोचते हो। अगर आपकी भी सोच ऐसी है तो पहले सोच बदलनी पड़ेगी, बाद में टॉप करने की सोचना। देखो, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं, या ढूंढते भी हैं तो इंटरनेट पे ये चीज़ें ढूंढते हैं कि एक दिन में पढ़ के टॉप कैसे करें, एक महीने में टॉप कैसे करें, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के टॉप कैसे करें। तो ऐसे ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि हमसे तेज़ तो कोई है ही नहीं, हमसे बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर वो आप उसी कैटेगरी में हो तो भूल जाओ टॉप करने की, या फिर अपनी सोच को बदल लो। दोनों में से एक चीज़ आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊँगा जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप भी सेम मेथड सेम टैक्टिक अप्लाई करोगे तो आपको भी रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रिजल्ट मिलेगा क्या मतलब ये नहीं है कि आप टॉप कर लोगे। टॉप करने में और रिजल्ट इम्प्रूव होने में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि देखो, आप अगर मान लो आप वो स्टूडेंट हो जिसके 50 से 70% के बीच में मार्क्स आते हैं, एवरेजली अभी तक उतने ही मार्क्स उसके आते रहे हैं, और अगर आप सोच रहे हो कि अब की बार मेरे को 90 प्लस या 95 प्लस या 99% चाहिए, या मुझे टॉप करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। और वो मेहनत आपको जो है पीछे हटा सकती है, डरा सकती है कि नहीं यार बहुत हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देते हैं। आपको पहले ही वो प्री डिसाइड करनी पड़ेंगी वो चीज़ें, आपको तैयार रहना पड़ेगा मेहनत के लिए। अब देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स है, आप भी अपनी नोटबुक वगैरह में लिख सकते हो कि ये चीज़ें मेरे को गलती से भी नहीं करनी है, या कुछ चीज़ें हैं जो हमको करनी है। पहला पॉइंट है वो है स्किप। अब मैं सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब आपको शांति से समझना है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं बीच में साइड में कुछ खोल के बैठे हो, बंद करो, शांति से समझो एक बार के लिए। देखो, पहला पॉइंट है हमारा स्किप। स्किप का मतलब है आपको एक्सक्यूजेस को स्किप करना पड़ेगा। अब एक्सक्यूजेस यानी कि क्या बोलना चाह रहे हो सर? हम बहाने नहीं मारते, हम पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, कुछ एक स्टूडेंट होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो बहानों में बहुत उस्ताद है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ, आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम है 10th या 12th क्लास का। मैंने आपको बोला कि आपको 30 पेपर सोल्व करने हैं। कितने? 30 पेपर सोल्व करने हैं। और आपको बोलता हूँ कि आपको जो है इसको पढ़ के 80% मार्क्स आ जाएंगे। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 30 पेपरों को सोल्व कर लोगे पूरा पूरा? आप में से बहुत सारे बोलेंगे सर इतनों की क्या ज़रूरत है, आप हमें जुगाड़ बना के दे दो, हम 10 पेपर दे दो बढ़िया बढ़िया वाले, वो कर लेंगे। तो अगर आप भी ऐसे बहाने मार रहे हो तो वो बहाने छोड़ दो। क्योंकि देखो, एक तो ये चीज़ होती है, मैंने जो बोर्ड एग्जाम्स में देखा है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, तो यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर केसेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप कितने पेपर्स करते हो। जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा। वैसे भी अभी तो देखा जाए तो बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो हटा दिए हैं, बहुत सारा सिलेबस हटा पड़ा है, तो काफ़ी आसान भी हो जाता है पेपर्स को सोल्व करना। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो स्किप कर देंगे पैटर्न को कि नहीं, ये ज़रूरत नहीं है हमको इस चीज़ को करने की। अब दूसरा जो स्टेप है वह है स्टडी प्लान। स्किप का समझ गए। अब अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, मैं लास्ट में बता दूंगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आप हरियाणा बोर्ड से हैं, वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे कि एग्जाम में टॉप करने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या क्या होती हैं। आपको उस लेवल के लिए प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। दूसरा है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान का मेरा मतलब है कि आपका जो प्लान है, जो पढ़ने का प्लान आपने बना रखा है, वो आपका प्लान कैसा बना हुआ है। कैसा बना हुआ है मतलब आप कितने घंटे घर में पढ़ रहे हो, कितने घंटे स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में टाइम पास चल रहा है नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जो टॉपर्स होते हैं, जो अलग ही लेवल पे हमको जिनके मार्क्स देखने को मिलते हैं, वो स्टूडेंट अपना स्टार्टिंग का मतलब है अप्रैल मई, जब सेशन स्टार्ट होता है उसी टाइम से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। कोई एक्सक्यूजेज नहीं करते उसी टाइम से, और वो रेगुलर स्टडी पर जो है लगे रहते हैं, और इसी वजह से वो टॉप कर देते हैं। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि आपको कम से कम जो है 3 महीने 3 मंथ तो चाहिए, इससे कम में अगर आप प्लान कर रहे हो टॉप करने का, तो थोड़ा सा नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है मेरे हिसाब से। तो 3 महीने एक सफिशिएंट डाटा होता है। ऐसे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा
इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो 2-2 या 1-1 महीने में पढ़ के भी टॉप किया है जिन्होंने, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, नॉर्मल यानी कि जिसका 80% के आसपास कुछ स्कोर रहता है, तो अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपको कम से कम 3 महीने चाहिए प्रॉपर स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, जिससे आप जो है एग्ज़ाम्स में फिर टॉप कर सकते हो। अब उससे कम टाइम बचा है तो आपको मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब प्लान के हिसाब से होता क्या है, जनरली मैं बताता हूँ प्लान कैसे बनाए जाते हैं। बहुत सारे टॉपर्स के जो प्लान मैंने देखे वो कैसे रहते हैं। स्कूल में स्टडी करना है, उसके बाद में 3 से 5 घंटे, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, 3 से 5 घंटे होम स्टडी करनी है। होम स्टडी में वो सारे सब्जेक्ट को कवर करते हैं। एक और चीज़ है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आसानी से समझ आ जाते हैं, कुछ होते हैं डिफ़िकल्ट वाले, जैसे हिंदी हो गई। अब वो स्कूल टू स्कूल भी डिफ़र करता है, कुछ को हिंदी डिफ़िकल्ट लगती है, कुछ स्कूल्स में आसान लगती है, जहाँ पे मीडियम ही हिंदी है उनको आसान लगती है, जहाँ पे मीडियम इंग्लिश है उनको हिंदी डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन जो भी कहें, जो भी सब्जेक्ट आपको जो है आसान लगता है उस पर कम टाइम देना है, जो डिफ़िकल्ट लगता है उस पर ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि टॉप करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट टॉप नहीं करा रहा है, यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मायने रखते हैं। तो आपको सभी पे, जैसे मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जो है ना लिटरली सिर्फ 2 दिन पढ़ के, 2 दिन पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि मैंने 2 ही दिन पढ़ा, उससे पहले मैंने कुछ नहीं करा। उससे पहले मैंने उसको जो है एनालाइज करा, क्वेश्चंस लिखे, ये मेहनत तो करनी पड़ती है यार, इतनी तो चलता है। लेकिन सही मायने में अगर मैं बोलूँ कि मेरे को याद करना था एग्जाम्स के लिए, एक सब्जेक्ट में मैंने सिर्फ 2 दिन पढ़ा और मेरे 96 मार्क्स थे उस सब्जेक्ट में। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट आ गया, वो था स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, हरियाणा में चलता है NSQF का। अलग अलग स्टेट में आपके भी जो है ना, देखो ये इसमें क्या था, 9th में पढ़ा हमने वही 10th में चेप रखा है, 10th में पढ़ा 11th में चेप रखा है, 11th वाला 12th में चेप रखा है, वही सब हाल चल रहे हैं इनके। और इसी वजह से जो है ना, ये सारी चीज़ें देखने की वजह से अब मेरे को पता था कि कुछ है नहीं इसमें, मैंने पढ़ा हुआ पहले से, कुछ नया नहीं है इसमें, और कुछ नया नहीं है तो नंबर लाना कोई मुश्किल काम फिर नहीं रह जाता। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को हिंदी में चाहिए तो मेरे को पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, स्पोर्ट्स की तरह 2 दिन में पढ़ के मैं काम नहीं कर सकता। तो आपको भी अपने सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं उनको आइडेंटिफाई करो कि आप इसको पूरे सब्जेक्ट को एक एक क्वेश्चन डिटेल में कितने दिन में कवर कर सकते हो। अगर आपको जो सब्जेक्ट आसान लगता है उसको इन 3 से 5 घंटे में कम टाइम देना है, और जो डिफ़िकल्ट लगता है उसको ज़्यादा टाइम देना है। बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं मैथ से और सोशल साइंस से, जो मैंने कॉमनली जो ऑब्जर्वेशन मैंने देखी है, पूछा है आप लोगों से, तो ज़्यादातर का रिस्पॉन्स यही रहता है कि सबसे डिफ़िकल्ट तो है मैथ, उसके बाद है सोशल साइंस, क्योंकि उसमें हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं होती बहुत सारों को और उसमें दुखी रहते हैं। अब उनको जो है उन पे ज़्यादा टाइम देना है। और अगर आपको याद नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो एक सिंपल मेथड है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, वो है राइट करना, लिख देना उसको। यानी कि आपको एक आंसर याद नहीं हो रहा, उसको 2-3 बार लिख दो नोटबुक पे, और वो मेथड सबसे रिस्पॉन्सिव रहता है। तीसरा जो मेथड है, तीसरी जो टेक्निक है, वो है आपकी रेगुलर रहना। हर चीज़ में आपको रेगुलर ज़रूर रहना पड़ेगा। अगर रेगुलरिटी नहीं है और आपको जो है रेगुलर नहीं कर पा रहे हो, मान लो 3 से 5 घंटे एक दिन पढ़े, अगले दिन छुट्टी, अगले दिन पढ़े रहे, अगले दिन छुट्टी, तो वो काम जो है आपका रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, वो सारी मेहनत वेस्ट ही है लगभग आपकी। हाँ, रिजल्ट में इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको, लेकिन टॉप के वाली इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। फिर आपको टॉप करना है तो आपको रेगुलर भी रहना पड़ेगा। एक और चीज़ है रेगुलर में, मैं जो आपको ऐड ऑन करूँगा, वो है अपनी एक्सरसाइज। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हमको तो पढ़ना है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज मैथ वाली नहीं, पर फिजिकल एक्सरसाइज, तो वो भी ज़रूरी है, थोड़ी बहुत कर लो, लेकिन कर लो ताकि आप बीमार ना हो। अगर बीमार हो गए तो सारा शेड्यूल कैसी तैसी हो जाती है, और इसी वजह से आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। और एक्सरसाइज मैं नहीं बोलता जिम में जाओ और ये करो, नॉर्मल एक्सरसाइज कर लो 15 से 20 मिनट की, सफिशिएंट रहती है। उसके अलावा जो है बाकी टाइम अपना स्टडी में दो, 3 से 5 घंटे का जो भी रहता है वो स्टडी में दो। और चौथा प्लान है वो है एनालिसिस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहीं पे जो है टॉपर्स, बाकी स्टूडेंट अगर सबको पता है भाई एक्सक्यूज नहीं करने, मैं शुरू से लग जाऊंगा पढ़ने, ये वो दुर्राटे काट देंगे हम पूरे, और उसके बाद में फिर भी टॉप नहीं कर पाते। वहाँ पे गड़बड़ होती है एनालिसिस की। एनालिसिस यानी कि टॉपर्स जो है कुछ ऐसी चीज़ें निकाल देते हैं किताब से, ऐड नहीं करते, निकाल देते हैं किताब से जो काम की नहीं है। अब सोच रहे हो ऐसा क्या होता है? देखो होता क्या है, हम लोग जो है आंख बंद करके सब, जैसे ग्रामर होता है, ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो ग्रामर के अंदर ये गड़बड़ होती है। ग्रामर में क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं
उनमें से हमको पता है एग्जाम में सारे नहीं आते, और आते हैं तो वो एनालिसिस करते रहते हैं इन चीज़ों का कि ऑप्शन में क्या क्या आता है। मान लो नोटिस, ठीक है, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। अब ये जो है उन्होंने पेपरों में देखा, जो भी बोर्ड के हो आप उस अपना पेपर देख लेना। अब जैसे मान लो नोटिस और एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन में दे रहे हैं हर साल, ठीक है, हर साल एक नोटिस का क्वेश्चन आएगा, एक एडवर्टाइजमेंट का आएगा, ऑप्शन में देते हैं हर बार। तो क्या श्योरिटी है कि वो अब की बार भी देंगे? हाँ, पूरी श्योरिटी है उस चीज़ की। और वो चीज़ इसको वो स्टूडेंट इनको ऑब्जर्व करते हैं इन छोटी छोटी बातों को। उसके बाद वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले टॉपिक को हटा देते हैं, मुझे नहीं करना, मैं तो नोटिस करूंगा। तो एडवर्टाइजमेंट पे रिसर्च नहीं करनी, एडवर्टाइजमेंट पे पढ़ना नहीं है, कुछ याद नहीं करना, तो उसको छोड़ देते हैं, वो उसका टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। और ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। एक और चीज़ आप जो कर सकते हो वो क्या है, वो अपनी जो है 5वां पॉइंट है ये, वो है अपनी बुक्स को फॉलो करो। बुक्स का आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके अंदर जो है NCERT ही जो बुक है वो फॉलो हो रही है, लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जैसे CBSE हो गया, क्वेश्चन बाहर से मिल जाते हैं CBSE NCERT की बुक से। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको NCERT से बाहर ही नहीं मिलते क्वेश्चंस, तो वो अलग अलग बोर्ड का भी अपना ही एक शेड्यूल रहता है इस चीज़ में। तो ये जो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो उसके बाद में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब जो बाकी चीज़ें हैं वो है आपकी मेहनत के ऊपर, आप कितनी मेहनत करते हो, कितना टाइम दे रहे हो, एनालिसिस कितना करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी मेहनत के ऊपर रहती है। फिर चलो अब मैं जो है जो स्टूडेंट हरियाणा बोर्ड से हैं उनके लिए कुछ काम की चीज़ें बता देता हूँ, जो स्पेशली जो है हरियाणा बोर्ड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप भी बाकी बोर्ड से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करना अपने बोर्ड के बारे में ज़रूर से। देखो हरियाणा बोर्ड वाले जो स्टूडेंट है वो ध्यान देना इस चीज़ पे, उनको जो है कुछ चीज़ें एडिशनल मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। आपको जो है NCERT की जो बुक्स हैं उनसे ही पेपर आता है सारा का सारा। कोई भी क्वेश्चन आपको जो है बाहर से नहीं मिलेगा देखने को। बाहर से का मतलब है कि कोई जैसे गाइड से आ गया, कहीं नया क्वेश्चन बना के दे दिया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी बुक से बाहर से आपको मिलेगा। भले ही आपने कोई भी सब्जेक्ट ले रखा हो, हरियाणा बोर्ड के अंदर सबका जो पेपर है वो NCERT बुक से बनता है। और उसके अलावा ये चीज़ें हैं, आपको जो पेपर्स हैं वो सोल्व ज़रूर करने हैं। जितने भी पेपर्स अगर आपको टॉप करना है NCERT की बुक्स को फॉलो कर लेना। और उसके बाद में जो है जितने क्वेश्चन पेपर हैं, सैम्पल पेपर हैं, वो सारे जो क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर हैं उनको आप सोल्व कर करके ज़रूर देख लेना। अब आप बोलोगे सर NCERT को फॉलो तो सब बता देते, करना क्या है इस किताब का हमको? देखो आपको सबसे पहले इसमें ये काम करना है, किताब के चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें से नोट्स बनाने, खुद से बनाने हैं वो नोट्स, वो ढूंढना नहीं है गूगल पे जाके कि सर नोट्स बने बनाए मिल जाए। खुद पढ़ना है, खुद बनाने हैं वो नोट्स। उससे आपको जो है रिवीजन भी होगा और अच्छी जो मेन पॉइंट्स हैं वो याद भी रहेंगे। अब ये नोट्स जो है ऐसे ही मत बना देना कुछ भी जाके, आपको उससे पहले पेपर्स को सोल्व करना है। पेपर्स को सोल्व करने के बाद आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि पेपर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आपकी बुक से पूछे गए थे। उसके बाद क्या होगा, आपको जैसे ही चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको याद आएगा, अरे यार ये तो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, अब ये वाला पॉइंट काम का है, तो उसको आप नोट्स में ऐड कर देना। ऐसे ही नोट्स बनाना इसी हिसाब से कि ये पॉइंट्स जो है एग्जाम्स में आ रखे थे पहले, जो टॉपिक्स जो चैप्टर्स एग्जाम्स में नहीं थे, जिनमें से क्वेश्चन कभी कभार आया था, उनको आप छोड़ देना, काटा मार देना उन पे कि ये मेरे को नहीं पढ़ना। वो ज़रूरी है, अगर आप जो है टॉपिक्स को घटा नहीं सकते तो दिक्कत होगी और ज़्यादा याद नहीं होता, इतना सबको पता है। दूसरा जो स्टेप है वो है NCERT के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है उनको सोल्व करना। सोल्व करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि जाके गाइड में से टेप के ले आओ। टीचर्स जो हमको बोलते भी हैं कि बेटा जो है ये क्वेश्चन आंसर जो आपको खुद से बना के लाने हैं, लिख के लाने हैं, हमने चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। अब आप क्या करते हो, घर जाते हो गाइड में से टेप देते हो। लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं, वहीं टॉपर्स जो है कुछ टॉपर्स तो ऐसे होते हैं जो खुद से आंसर बनाते हैं, वो गाइड में नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको आंसर, लेकिन उन्होंने वो खुद से बनाया है। और जब भी एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा उनको याद होगा, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ के लिए मेहनत करी थी एक टाइम पे, और वो उनको याद आ जाता है कि हाँ इसका आंसर मैंने ये बना के लिखा था, क्योंकि उन्होंने बनाया था, वो अपने दिमाग से सोच के बनाया था उन्होंने आंसर। पढ़ा भले ही था, पढ़ा तो आपने भी था, आप क्यों गाइड की तरफ गए? फिर आपको सहूलियत चाहिए थी। और टॉपर सहूलियत को कभी भी जो है फोकस नहीं करते कि मेरे को सहूलियत चाहिए। उनको जो है मेन है फोकस कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, जो सीखोगे तभी आप जो है यहाँ पे टॉप कर सकते हो। तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो है NCERT के, अगर आप अभी मान लो 2-3 महीने पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी से आपको टॉप करने की तैयारी शुरू करनी है, तो कैसे करोगे? आप जो है NCERT की जो भी किताब, जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर
अब ये मत करना कि जो पार्ट से अनरिलेटेड है, पार्ट से अनरिलेटेड का मतलब होता है हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, धरती पे बोझ होते हैं वो क्वेश्चन, मतलब हाँ टाइम पास के लिए होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चनों को छोड़ दो, उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन क्वेश्चन है, जो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वैसे वाले जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, उनको आपको जो है खुद से आंसर बना के लिखना है, पूरी किताब के लिख डालो। एक दिन में मत लिखना, कहीं एक दिन में टेप डालो सारे का सारा। गाइड की बिल्कुल मदद नहीं लेनी, भले ही आपको समझ आए ना आए। आपको अगर मदद लेनी है, एनसीईआरटी में जो चैप्टर दे रखा है उसको खोलो, वहीं से पढ़ो, और उसके बाद आपको जो है उसमें उसका आंसर बनाना, खुद से बनाना है। चाहे तुमको एक दिन लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, आपको खुद से बनाना है। जब तक वो खुद से बनाना नहीं सीख जाते, तब तक जो आपकी डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। आप एग्जाम्स में अटकते ही रहोगे और आप वो टॉप वाली कैटेगरी में नहीं जा सकते। उसके बाद में आपको जो है चैप्टर्स के नोट्स बनाने हैं, हर एक चैप्टर के नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स, अब बोलोगे हिंदी इंग्लिश में कौन से नोट्स बनते सर, तो उनमें समरी बनती है। आप ओवरव्यू समरी बना सकते हो कि हाँ इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्या क्या। आपको ऐसा नहीं है कि सीधे जाके पहले चैप्टर में माथा मार रहे हो कि ये लो हो गया। पहले आप पेपर्स को देखो। अगर पेपर्स नहीं देखना चाहते तो मैंने जो है वेबसाइट के ऊपर cclchapter.com पर पेपर एनालिसिस डाल रखे हैं, जहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो पेपर एनालिसिस से ही कराता हूँ सारे के सारे। और इसीलिए लास्ट ईयर भी हमने जो प्रोवाइड कराए थे वो लगभग 70 to 90% जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस थे वो आ रखे थे। और वही चीज़ होती है, कुछ नया नहीं होता हर बार कि आप सोचोगे कुछ नया है, बिल्कुल धांसू मिलेगा हमको, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर्स को सोल्व कर लो। आप बोलो सर हमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भरोसा नहीं है, मत करो भाई भरोसा। मैं आपको बोलता हूँ आप पेपर्स कर लो, पेपर्स कर लो और एनसीईआरटी कर लो, 2 ही चीज़ें कर लो। उनसे बाहर क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं हरियाणा बोर्ड के अंदर। अब वो आपके ऊपर है। यहाँ मैंने जो एनालिसिस कर रखा है क्वेश्चंस का, तो वो क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेस पे वो क्वेश्चंस कर लो। अब वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है क्वेश्चन कर लो, ठीक है आपने क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में आपको उस चैप्टर के खुद से पढ़ के टेक्सचुअल क्वेश्चन और नोट्स भी बनाने हैं। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो जो जो चैप्टर आपके हो रखे हैं सिलेबस में, उसके बाद में उस चैप्टर को वापस पढ़ो, या फिर अगर पढ़ रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, उसके बाद में नोट्स बनाओ और फिर टेक्सचुअल क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करो। ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है और इस तरीके से आप जो है एग्जाम में टॉप कर सकते हो। आपका जो स्कोर है वो 90+ होगा। 90+ अब क्यों बोल रहा हूँ, आपकी मेहनत के ऊपर भी है, आप मेहनत कितनी कर रहे हो सकता है आप थोड़ा बहुत तो कर दिया थोड़े दिन, तो उसके बाद स्किप कर दिया। अगर आपको सच में टॉप करना है तो रेगुलर भी रहना पड़ेगा, रेगुलर रहो और यही प्रोसेस रिपीट करते रहो। मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ आप 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो, पूरे का पूरा, ठीक है। अब वो बाकी आपके ऊपर है, आप कितना करते हो कितना नहीं करते। कौन कौन तैयार है इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, अगर आपको टॉप करना है कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। अब मैं आपको जो है हेल्पलाइन दे देता हूँ, कुछ आपकी मदद मिलेगी आपको थोड़ी सी। देखो ये वेबसाइट है हमारी cclchapter.com, ठीक है। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, आप किसी भी बोर्ड से हो तो मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड्स के मैंने पेपर्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, जिससे आपको जो है हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं। देखो मॉडल पेपर्स में जाना है, ये होते हैं सैम्पल पेपर्स एक्चुअली में। ये देखो कितने सारे बोर्ड्स के मैंने ऐड कर रखे हैं यहाँ पे, हरियाणा बोर्ड के, CBSE के, यूपी बोर्ड, हिमाचल बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड के, इन बोर्ड्स के ऐड कर रखे हैं। राजस्थान बोर्ड के भी जल्दी ही यहाँ पे अपडेट होंगे। अगर आपका बोर्ड कोई दूसरा है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो, ताकि हम उस बोर्ड के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर सकें। अब उसके अलावा यहाँ पे मॉडल पेपर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली मिलेंगे, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये ऐड कहाँ से आ गई, तो यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे आपको देख सकते हो 9th क्लास के जो जो पेपर्स बोर्ड की साइड से आते हैं ऑफिशियल पेपर्स, वो यहाँ पर सारे अपडेट होते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के हमें मिले हैं, आपको भी यही करना है। जितने पेपर जैसे 10th में है, 24 का भी है, 23 का भी है, 19 का भी मैंने पेपर दे रखे हैं। जितने पेपर मिले हैं, जितने भी मिले आपको आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, सबको सोल्व कर दो, पहले उनको ख़त्म करो। उसके बाद में जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे 3 बोर्ड के ऐड कर रखे हैं, बाकी बोर्ड्स पे भी काम चल रहा है तो उनके यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यूके बोर्ड भी हो गया, इनके भी काफ़ी, ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी सफिशिएंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप इस वेबसाइट की मदद ले सकते हो। बाकी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो अभी फ़िलहाल तो हरियाणा बोर्ड का बना रहे हैं हम, बाकी बोर्ड्स का भी देखेंगे। अगर बाकी बोर्ड से कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है हमने क्या कर रखा है, एनालिसिस कर रखा है। अभी एनालिसिस कैसे होता है वो चीज़ आपको दिखाता हूँ, कैसे आपको मदद लेनी है इन सब चीज़ों की। जैसे मान लो फिलहाल हमारे पास है 10th की इंग्लिश की बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। अब ये जो बुक है इसमें हमको क्या करना है, हमारे टीचर्स ने पूरे चैप्टर तो कराए नहीं अभी तक, तो आपको हरियाणा बोर्ड से हो तो आपको कैसे मदद लेनी है इस चीज़ की। चैप्टर 1 के पहले ये क्वेश्चन पढ़ो,
ठीक है, ये सारे पढ़ लिए। चैप्टर तो पढ़ के आए होगे, बिना चैप्टर पढ़े मत पढ़ने लग जाना। पहले चैप्टर पढ़ो, अच्छे से समझो चैप्टर को, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना वहीं बीच में ही। उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर दो। उसके बाद में टेक्सचुअल क्वेश्चंस में जाके देखो, जो भी काम का क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद में आपको जो है सिंपली एक ही चीज़ करनी है, वो ये कि आपको जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस में पता लग जाएगा, छांट छांट के उन पे भी टिक्के मार लो कि ये काम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो हेल्प ले सकते हो, मैं कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा कोई ऐसी वीडियो जिसमें मैं टिक्के मरवा दूंगा टेक्सचुअल में कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे, या कोई पोस्ट बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर 1 में डाल दिए, चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे ही सबके नोट्स बना दो, समरी बना दो, और वैसे ही जो आप इसी मेथड को आगे कंटिन्यू करो जब तक आपकी बुक खत्म नहीं हो जाती। अब जब बुक खत्म हो गई है उसके बाद क्या करें, उसके बाद उसका रिवीजन करो, वापस से स्टार्ट करो, लेकिन वापस से नोट्स नहीं बनाने, वापस उस समरी को पढ़ो, उसके बिहाफ पे फिर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करो, पेपर्स को अटैम्प्ट करो और उनको लिख के अटैम्प्ट करा करो। जो भी पेपर्स आप अटैम्प्ट करोगे सोच के या रट्टा मार के मत करना, पेपर्स जितने भी अटैम्प्ट करोगे नोटबुक में लिख लिख के आंसर अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका फाइनल एग्जाम ही चल रहा हो वैसे आपको अटैम्प्ट करने हैं, तभी आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो मेरे से बार बार ये चीज़ें पूछ रहे थे, सो मैंने आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। जिस चीज़ को ये वीडियो हेल्पफुल लगी वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, कोई भी दूसरा टॉपिक, कोई डाउट है आपके मन में। और आंसर की जो पेपर में कैसे लिखते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में या वीडियो का एंड स्क्रीन में आपको उसका जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को भी आप देख लेना। उससे आपको एग्ज़ाम का भी पता लग जाएगा एग्ज़ाम में आंसर की कैसे लिखी जाती है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।